हाय दोस्तों, मैं पवन प्रजापति आप सबके लिए लेकर आया हूँ फिर से कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पार्ट दूसरा। सेकंड बुक का है 13 लेसन प्रकाश के प्रवर्तन से है। ठीक, प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन से है। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग 3 प्रश्न को हल किए थे। इस वीडियो में हम चौथे प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या कहता है। ठीक, हमारा चौथा प्रश्न जो है, एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए? दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार तभी ज्ञात हो सकता है जब हमें v का मान ज्ञात हो, I का मान ज्ञात हो। ठीक, तो आइए हम देखते हैं v का मान और I का मान कैसे ज्ञात होगा। तो हम सब प्रथम v का मान ज्ञात करते हैं। जो वस्तु की ऊंचाई दी होती है उसे हम वो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? वो से। ठीक, तो हमें वस्तु की ऊंचाई कितनी दी हुई? 3 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी हुई है। फोकस दूरी यह बराबर 15 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। यह बराबर कितना दिया हुआ? 15 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है, फिर कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है एक वस्तु रखी हुई। तो वस्तु की दूरी u से हम उसे प्रदर्शित करते हैं, अर्थात u बराबर 20 सेंटीमीटर दी हुई। अब देखते हैं हमारा अवतल दर्पण में जो होता है सब माइनस का होता है, इसलिए f वाला भी माइनस का होगा और u भी माइनस का होगा। ठीक, तो हमें v ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? v का मान ज्ञात करना है। तो v का मान हमें दर्पण के सूत्र से ही ज्ञात हो सकता है, आप लोग जानते हैं। तो v का मान ज्ञात करने के लिए हमें दर्पण का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हमारा दर्पण का क्या सूत्र होता है। दर्पण के सूत्र से, या दर्पण के सूत्र से। ठीक, तो हमारा दर्पण का सूत्र आप लोग जानते हैं, हाई स्कूल में ही पढ़ते हैं। 1/f = 1/u + 1/v होता है। क्या होता है? 1/f = 1/u + 1/v होता है। ठीक, अब देखते हैं इसमें किस किस का मान दिया हुआ है, उस मान को हम यहाँ उठाकर लाकर रख देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। देखते रहिए बस केवल। f का मान हमारा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो 1/f के स्थान पर माइनस का 15 सेंटीमीटर लिख देंगे, बराबर u का मान हमें माइनस का 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो u के स्थान पर माइनस 20 सेंटीमीटर रख देंगे। तो ये इतना दिया हुआ, तो 1/-15 = को हटाकर = के यहाँ 15 हुआ है, 30 मत समझ लेना, ये 15 लिखा हुआ है, सॉरी सही से लिख दे रहे हैं। 1/-15। अब जब ये बराबर के इस साइड आएगा तो एक माइनस का है, तो बराबर के इस साइड लेकर आते हैं तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/20, और ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं रहेगा, ये माइनस ऊपर का चला जाएगा = 1/v हो जाएगा। अब जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेने पर हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो 60 आ रहा है, 60। ठीक, अब ऊपर माइनस का 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें नीचे 4 से मल्टीप्लाई कराया है, तो इसलिए ऊपर भी कराना पड़ेगा। यहाँ भी वैसे होगा, यहाँ भी उसी प्रकार से होगा। नीचे यहाँ 3 से कराए हैं तो ऊपर भी 3 से हो जाएगा, = 1/v हमारा ऐसे चलता रहेगा। ठीक, अब जब माइनस के 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1/60 बराबर का 1/v बचेगा। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का v = 60 या v = माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये हमें v का मान ज्ञात हो गया। जब हमें v का मान ज्ञात हो गया तो हम आवर्धन के सूत्र से I का मान ज्ञात कर सकते हैं। आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर I/वो = माइनस का v/u। यही होता है हमारा आवर्धन का सूत्र। अब आवर्धन के सूत्र में सबका
जो मतलब वैल्यू दिया उसे पुट कर देंगे, या यम बराबर आई का मान हमें ज्ञात करना, आई का मान दिया नहीं तो आई का मान हमें ज्ञात करना, यू का मान हमें यहाँ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ तो यहाँ 3 लिख देंगे, इक्वल टू माइनस बी का मान यहाँ 60 आया तो 60 प्लस यू का मान यहाँ माइनस का 20 तो माइनस का 20 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 20 दिया 60 यहाँ भी कैंसिल हो रहा। आई इक्वल टू 3 आई इक्वल टू आई अपान 3 इक्वल टू 3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई इक्वल टू हमारा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आई का मान आ गया। अब देखते हैं उसका आकार वास्तविक उल्टा क्या है, अब बताते हैं हम आप लोग को। तो देखिए अगर भी का मान हमारा माइनस में आया, इसका मतलब यह है कि वस्तु दर्पण के सामने बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, प्रतिबिंब हमारा दर्पण के सामने बनेगा। और जब वस्तु दर्पण के सामने बनता है तो आप लोग को पता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। अब जब वास्तविक होगा तो वो उल्टा भी होगा, ठीक। तो यही हम लोग का आंसर आ गया, ठीक। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है मगर जो फिर भी उड़ सके वही जिंदा है। आइए देखते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन है। एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए एक 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल लेंस लगा है, उत्तल लेंस लगा है, सही है, उत्तल लेंस लगा है। यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो, तो बस के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें क्या क्या ज्ञात करना है, बस की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है तथा उसका आकार ज्ञात करना है, कैसे बनेगा, ठीक। वास्तविक बनेगा या उल्टा बनेगा, उल्टा को आभासी कहते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं, हम इसको हल करते हैं। वक्रता त्रिज्या r बराबर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाली, अर्थात r बराबर 2 मीटर दिया हुआ है, r बराबर 2 मीटर उत्तल लेंस यदि बस के दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो, यानी बस से दर्पण मतलब u बराबर हमारा 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक। u बराबर 6 मीटर दिया, सेंटीमीटर नहीं, मीटर दिया हुआ है, ठीक, मीटर दिया हुआ है। तो हमें यहाँ वही आकृति ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है, आकार ज्ञात करना है और स्थिति ज्ञात करना है। तो हमने आपको पहले ही बताया, आकृति पूछे या स्थिति पूछे, आकार पूछे, तो उसमें आई का मान ज्ञात करना है और वो का मान। तो आई और वो का मान तभी ज्ञात हो सकता है जब हमें यू का मान और भी का मान पता हो। तो यहाँ यू और भी का मान नहीं पता है, केवल यहाँ यू का मान पता हुआ है, और तो यफ का मान हम निकाल लेते हैं। तो यफ का मान हमें एक सूत्र जानते हैं हम लोग, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, एक सूत्र होता है यफ बराबर r/2, यफ बराबर r/2। ये फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के संबंध वाला सूत्र है, यफ बराबर r/2। तो यफ हमारा ऐसे रहेगा, r का मान 2 दिया हुआ है तो 2/2 कैंसिल आउट, 1, यफ बराबर 1 मीटर हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, यू का मान हमेशा निगेटिव होता है, तो यहाँ भी निगेटिव ही होगा, ठीक। अब जब हमें यू का मान पता हो गया और यफ का मान पता हो गया, तो भी का मान हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, दर्पण के सूत्र से। आइए देखते हैं। तो हमारा दर्पण का सूत्र आप लोग को याद भी हो गया होगा। दर्पण का सूत्र, दर्पण के सूत्र से
दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v 1/v 1/v। बस हमें क्या सबका वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देना है। तो यफ का मान यफ एक ही है तो एक ही रखेंगे, इक्वल टू 1/v। तो 1/u का मान -6 है तो -6 यहाँ रख देंगे, प्लस 1/v। बस अब 1/1 ऐसे रहेगा। इस चीज को उठाकर हम बराबर के इस तरफ लेंगे, जो इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 1/6 इक्वल टू 1/v। ठीक, अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करा गया, तो नीचे मल्टीप्लाई करा गया, इसका मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ 6, यहाँ ऑलरेडी पहले से 6 था तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करा गया तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई, और किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई कराने पर वो वही रहता है, इक्वल टू v ही होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7/6 इक्वल टू 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7v इक्वल टू 6 या v इक्वल टू 6/7। इसको हम और सरल कर लेते हैं। जब इसको हम और सरल करेंगे तो 0 मर्तबा ले जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 60 हो गया। फिर 7 तो 8 56, 8 मर्तबा गया, फिर बचा कितना वहां 56, 4 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए 40, फिर हो गया हमारा 7 5 35, फिर 5/7 49, यहीं से छोड़ देते हैं, यही सेंटीमीटर, यानी v का मान ये हमारा आ गया। और v का मान ये भी हमारा, अगर आप इतना नहीं लिखते हैं, केवल इतना ही लिखते हैं 6/7 तब ये भी सही है, 6/7 लिखते हैं सही तब भी सही है। या इसको हम लिख सकते हैं इतना, तो 0.86 हो सकता है। फिर जब हमें v का मान ज्ञात हो गया तो हम आवर्धन के सूत्र से उसकी प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं, यानी m बराबर होता है I/वो इक्वल टू माइनस का v/u। अब I का मान हमें पता नहीं है, वो का मान पता नहीं है, ठीक, तो हम उठाकर इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो I का मान दिया हुआ नहीं, तो I का मान हमें ज्ञात करना, अपान वो ऐसे रहेगा, माइनस का v। तो v का मान हम ये वाला ना रखकर ये वाला रख रहे हैं, माइनस इक्वल टू माइनस का 6/7, और u का मान हो जाएगा हमारा, u का मान हमें यहाँ दिया हुआ है माइनस का 6, तो माइनस का 6 होगा, माइनस के 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो I/वो ठीक। अब ये बचा 1/7, ठीक, बटा 1, तो इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा वो अपान 0, इसे 1 में 7 से डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, पॉइंट 10 हो गया, 7 एकम 7, फिर बचा 3 30, 7 चौक 28, इतना गया, यहीं पर इसे हम छोड़ देते हैं। तो I इक्वल टू 0.14 इंटू वो। अब वो का मान हमें दिया नहीं हुआ है तो वो का मान बस का आकार ही होगा, अर्थात 0.14 इंटू बस का आकार, ठीक, या I इक्वल टू 0.14 बस का आकार होगा। I का मान ये आ गया, ठीक, I का मान यही होगा, इसको ऐसे रहने देते, I इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.14, ये I का मान, ये हमारा I का मान आ गया। अब देखते हैं अवतल दर्पण में
हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे बनता है तो हमारा कैसा होता है? हम लोगों को पता है, यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। और जब आभासी होगा तो हमारा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ठीक, यही हमारा हो जाएगा। तो इसका स्थिति मतलब v का मान इतना आ गया, और इसकी प्रकृति ये आ गया, और आकार बस के आकार का होगा। ठीक, तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या है हमारा 6वां क्वेश्चन? क्या है हमारा 6वां क्वेश्चन? ये है 5 सेंटीमीटर ऊंची 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। बस इसमें भी वही आई और भी का मान ज्ञात करना है, जो हर सवाल में ज्ञात करना था। बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं। आइए देखते हैं। यहाँ भी वस्तु की ऊंचाई दी हुई, तो वस्तु की ऊंचाई को हम वो से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण के सामने अर्थात अवतल दर्पण के सामने यानी u का मान हमारा जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। वही बात है, अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, u का मान हमेशा निगेटिव होता है, तो यहाँ भी निगेटिव ही होगा। तो सर्वप्रथम हम f का मान ज्ञात करते हैं। तो f का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं f बराबर r/2 के फार्मूले से आसानी से निकल जाता है। तो f बराबर r/2 के फार्मूले से f का मान ऐसे ही रहेगा। r का मान हमारा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 2, तो f बराबर हमारा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ 2 से जब भाग देंगे तो यह 15 ही आएगा। तो 15 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है? v का मान ज्ञात करना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं यहाँ v का मान ज्ञात होगा तभी हमें आवर्धन का नियम लगा पाएंगे। तो v का मान ज्ञात करने के लिए दर्पण के सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। दर्पण के सूत्र से तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/u + 1/v। ठीक, ये हमारा दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण के सूत्र क्या करना है? बस केवल इसका वैल्यू उठाकर पुट कर देना है। तो 1/f का मान हमारा 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर बराबर 1/- का 20 सेंटीमीटर प्लस का 1/v। अब इसको जब इधर लेकर आएंगे तो 1/15 + 1/20 = 1/v हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 60 होगा। यहाँ भी वही पिछले सवाल में सेम जैसा है, केवल यहाँ माइनस का तो यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस का 3 = 1/v। 7/60 = 1/v क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 7v = 60, तो v = 60/7, v = 60/7, तो v = हो जाएगा 0.86। जब इससे हम भाग देंगे 7 × 8 = 56 बच्चा 7 × 8 = 56 बता 4 पॉइंट लगाएंगे 40, तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ 5 हो जाएगा। 5 मरतबा ले जाएंगे, 7 × 5 = 35 बचा 5 पॉइंट लगाएंगे 50, 7 × 7 = 49, तो इसको हम बराबर 0.86 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सेंटीमीटर, ये हमारा
जो आया है भी का मान आ गया, भी का मान ये आ गया, ठीक। या हम इसे काटे ना यहीं पर रखें तो ये भी हमारा सही माना जाएगा भी का मान। जब हमें भी का मान पता हो गया तो आवर्धन से हम आई और ओ का मान ज्ञात कर लेते हैं। आवर्धन के नियम से, यानी m बराबर होता है आई अपान वो इक्वल टू माइनस का भी अपान यू। आई का मान हमें ज्ञात करना, वो का मान हमें यहाँ देख लीजिए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर लिख देंगे इक्वल टू माइनस भी का मान हम ये ना उठाकर यही रखेंगे 60/7 बाई यू का मान 20 माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 3 60 ये भी कैंसिल, माइनस का आई अपान 5 सॉरी प्लस का आई अपान 5 इक्वल टू 3/7 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 7i इक्वल टू 15, तो i इक्वल टू 15/7 या i इक्वल टू, तो 7 दूनी 14 बचा 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 1 मरतबा ले जाएंगे 1 बचा 3 पॉइंट लगाएंगे 30, 7 चौक 28 यहीं पर से छोड़ देते हैं। ये हमारा i का मान आ गया, i का मान ज्ञात हो गया, ठीक। जब हमें i का मान पता चल गया तो इसे आकृति और आकार ज्ञात करना है। तो हम लोग को पता है अवतल दर्पण में हमेशा उसका वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा इसका मतलब ये आभासी होगा। आभासी, और जब आभासी होगा तो प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा, ठीक। आभासी होगा तो प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा और इसका जो आकार होगा यही इसका आकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसका आकार हो जाएगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ लिख देते हैं दर्पण के पीछे, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है? हमारा 7वां क्वेश्चन ये है, देखते हैं। वायु में 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाला वायु में 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पुंज अपवर्तनांक 1.5 की प्लेट में प्रवेश करता है। तो कांच में चाल ज्ञात करना है, नंबर दूसरा आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? चाल। तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर हमारा दिया हुआ है 1.5। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर 1.5 दिया हुआ, ठीक। और तरंगदैर्घ्य जो दिया हुआ हमारा, तरंगदैर्घ्य बराबर 500 नैनोमीटर। ठीक। तो हम जानते हैं प्रकाश तरंगदैर्घ्य में बराबर, इसको लिख सकते हैं मीटर में चेंज कर 5 × 10 के पावर 1 नैनोमीटर में -9 मीटर होता है, या 5 × 10 के पावर -7 मीटर, ठीक। ये हमारा आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना? पहला चाल ज्ञात करना, यानी भीजी मतलब वेग किसमें? ग्लास में, कांच में ज्ञात करना है, ठीक। तो हमारा अपवर्तनांक बराबर फार्मूला होता है, अपवर्तनांक बराबर फार्मूला होता है बराबर वायु में प्रकाश की चाल
बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, तो अपवर्तनांक हमें 1.5 दिया हुआ है, तो यहाँ अपवर्तनांक 1.5 दे देंगे। अब प्रकाश, वायु में प्रकाश की चाल हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ होता है, बटे बीजी यानी वेग, माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1.5 बीजी इक्वल टू 3 × 10⁸, इतना लिख सकते हैं। ठीक, या यहाँ लिख रहे हैं बीजी बराबर माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ बटा 1.5, या बीजी बराबर 30 × 10⁸ बटा 15। तो बीजी बराबर हमारा आ जाएगा 2 × 10⁸, ये हमारा पहला आ गया। ठीक, ये हमारा प्रकाश चाल ज्ञात हो गया। अब हमें आवृत्ति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आवृत्ति, आवृत्ति ज्ञात करना है। सॉरी, यहाँ से हम इसको ऐसे कर देते हैं। यहाँ से हमारा ये पहला है, ये दूसरा यहाँ से चालू तो होता है। आवृत्ति, आवृत्ति बराबर हमारा होता है CV इंटू लैम्डा, जहाँ हो जाएगा हमें V इक्वल टू C/λ। ठीक, तो V का मान हमें ज्ञात करना है, वेग यानी आवृत्ति ज्ञात करना है। C का मान यही होगा वायु में प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ बटा लैम्डा। तरंगदैर्घ्य हमारा दिया हुआ है, ये तरंगदैर्घ्य ये वाला मान रखेंगे 5 × 10⁻⁻7। तो V बराबर हो जाएगा 3 बटे, ये ऊपर जाएगा तो 10 8 + 7 बटा 5। ठीक, तो V बराबर हमारा हो जाएगा, जब इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 मरते वाले जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद में पॉइंट लगाएंगे और इसमें 0 बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो 5 6 30 इंटू 10⁻15, या V इक्वल टू 6 × 10⁻14 हेक्स। ये हमारा दूसरा आ गया आवृत्ति। ठीक, ये क्या आ गया? हमारा दूसरा। अब हम यहीं पर तीसरा लगा दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। यहीं पर हम तीसरा लगाते हैं, n इक्वल टू λ1/λ2। λ1 का मान मतलब होता है कि जिसमें प्रकाश आ रही हो, जिस माध्यम में प्रकाश आ रही हो, और λ2 का यहाँ मतलब है कि जिसमें प्रकाश प्रकाश जा रही हो, जिसमें से प्रकाश जा रही हो। अर्थात ये किस में आ रही है? तो n इक्वल टू लैम्डा, ये में आ रही है, मतलब एयर में आ रही है, और लैम्डा ग्लास कांच में जा रही है। ठीक, तो यहाँ n का मान हमें दिया हुआ अपवर्तनांक, इसे n कहते हैं। ठीक, अपवर्तनांक तो 1.5 इक्वल टू Eg, मतलब एयर में इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है। इसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है एयर में? ये इसका तरंगदैर्घ्य यही हुआ अपवर्तनांक
5 गुणे 10 के पावर -7 बटा लेमडा जी। तो लेमडा जी बराबर 5 गुणे 10 के पावर -7 बटा 1.5। तो लेमडा जी बराबर हो जाएगा हमारा 50, यहाँ पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 हट जाएगा तुरंत, गुणे 10 के पावर -7/15। लेमडा जी बराबर हो जाएगा 10/3, 5 से काटेंगे, गुणे 10 के पावर -7। लेमडा जी बराबर हो जाएगा हमारा, इसे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3.33 गुणे 10 के पावर -7 मीटर। ये हमारा तीसरे का आंसर आ गया। ये हमारा तीसरे का आंसर, ये हमारा दूसरे का आंसर है, और ये हमारा पहले का आंसर है। ठीक, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन हमारा यह है, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक 3/2 एवं 4/3 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो पहले हम आपको बता दे रहे हैं, जल बराबर W, वायु को हम ये रिप्रेजेंट करेंगे और कांच को G से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ग्लास को G से प्रदर्शित करेंगे। जल को W से प्रदर्शित करेंगे, वायु को ये से प्रदर्शित करेंगे। तो हमें दिया हुआ है वायु के सापेक्ष कांच, यानी एयर के सापेक्ष बराबर वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बराबर दिया हुआ है 3/2, ये दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, यानी जल के नहीं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटा 3। ठीक, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी WN/G हमें ज्ञात करना है। WN/G हमें ज्ञात करना है। तो हमें WN/G ज्ञात करने के लिए हम लिख देंगे WN/G, W जल, G ग्लास, अपवर्तनांक N। ठीक, बराबर हो जाएगा वायु ये NG अपान ये NW। ठीक, तो हो जाएगा हमारा इक्वल टू, इतने का मान हमारा 3/2 है बटा इतने का मान 4/3 है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3/2 इंटू, इसको जब हम एक में चेंज करेंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा 3/4 इक्वल टू 3 त्रिका 9/8, यानी जो हमारा 3/9 होगा वो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यही होगा। यहाँ पर हम साफ साफ लिख दे रहे हैं कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 होगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।